दोस्तों, मैं एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है आजकल की समस्याएं और समाधान, और जिसमें एक प्रबल समस्या है संतान के बारे में। विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद कई वर्षों तक जब संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान के योग नहीं बनते, तो मन में एक सवाल उठना जायज बात है। दोस्तों, संतान का होना या सुसंस्कृत संतान का होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब दोस्तों, संतान का जो विचार किया जाता है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव से विचार किया जाता है, पांचवें भाव से विचार किया जाता है, क्योंकि संतान का जो भाव है वो पंचम भाव है। तो पंचम भाव से ही संतान के बारे में विचार किया जाता है। अब स्त्री की जन्म कुंडली में पंचमेश अगर नीचस्थ हो, शत्रु क्षेत्री हो, अस्त हो, या छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर विराजमान हो, या छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी पंचम भाव के अंदर विराजमान हो, या पंचमेश के ऊपर इनकी दृष्टि हो, तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। उसके विपरीत पंचमेश अगर उच्चस्थ हो, मित्र क्षेत्री हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, या केंद्र या त्रिकोण भाव में विराजमान हो, या फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ पंचमेश का परिवर्तन योग हो, या केंद्र त्रिकोण योग बन रहा हो, तो निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, स्त्री की जन्म कुंडली में एक विशेष योग बनता है, वो है नाग दोष। एक दोष बनता है वो है नाग दोष, सर्प दोष। पहले समय में जब नागपंचमी का त्यौहार आता था तो स्त्रियां सामूहिक रूप से व्रत रखती थी, नाग की पूजा करती थी मंदिरों में जाके। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो एक ये जो दोष है, अब जन्म कुंडली में हम कैसे जानें कि कुंडली में किस प्रकार के दोष है? तो सबसे पहले पंचम भाव में यह देखा जाता है कि पुत्र स्थाने गते राहु कुजेन चंद्रक्षते कुजे क्षेत्रे गतो वपि सर्प सापात सुस्य। कहने का मतलब है कि पुत्र स्थाने गते राहु, पांचवें भाव के अंदर अगर राहु विराजमान हो, पुत्र स्थाने गते राहु कुजेन चंद्रक्षते, कुज मतलब मंगल, मंगल उसको देख रहा हो, कुजे क्षेत्रे गतो वापी, या मंगल उस भाव का स्वामी हो और राहु उस स्थान को देख रहा हो, तो सर्प दोष के कारण, नाग दोष के कारण या तो संतान होती नहीं है, या होकर के स्वतः ही नष्ट हो जाती है, गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। दूसरा एक दोष है कि अस्तगते पंचमे से पापा क्रांति च दुर्बले छष्टे नीचे सुता दिसे काकबंदिया विशेषता। अस्तगते पंचमे से, पंचमेश अगर अस्त हो, पापा क्रांति च दुर्बले, पाप ग्रह से द्रष्ट हो, दुर्बल हो, अस्तगते पंचमे से पापा क्रांति च दुर्बले छष्टे नीचे सुता दिसे, या छठे भाव के अंदर विराजमान हो और अपनी नीच राशि में हो, छष्टे नीचे सुता से काकबंदिया विशेषता। ऐसी स्त्री एक योग बनता है काकबंदिया योग, और जिस स्त्री की कुंडली में अगर ये काकबंदिया योग होता है तो गर्भ में ही उस संतान की हानि हो जाती है। दूसरा है सुता दिशो ही नीचस्थ क्षणादित्र संस्थित काकबंदिया भवे नारी सुति केतु बुधो यदि। कहने का मतलब सुता दिशो ही नीचस्थ, पंचम भाव का स्वामी अगर नीचस्थ हो, अपनी नीच राशि में हो, सुता दिशो ही निश्चित षडादित्र संस्थित छठे, आठवें या 12वें भाव के अंदर विराजमान, काकबंदिया भवे नारी, वह स्त्री काकबंदिया होती है, सुते केतु बुध, यदि पंचम भाव के अंदर केतु और बुध विराजमान हो,
ऐसी परिस्थिति में संतान की हानि होना निश्चित है। अब कभी कभी ये भी होता है कि पूर्व जन्म के अंदर ऐसा कोई जाने अनजाने में दुष्कर्म हो जाता है, कोई पाप हो जाता है जिसकी वजह से श्राप लग जाता है, उस वजह से भी संतान प्राप्ति में दिक्कतें पैदा होती है। तो ज्योतिष शास्त्र से ये कैसे जाने कि पूर्व जन्म में हमें किस प्रकार का श्राप है, किससे श्राप है, किस देवता का श्राप है? तो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अगर पंचम भाव से संबंधित होकर के बाधा कारक हो तो ये समझना चाहिए कि भगवान गरुड़ के द्रोह करने के कारण या फिर भगवान विष्णु के श्राप के कारण संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर चंद्र पंचम भाव से संबंधित अगर बाधा कारक हो तो एक सधवा स्त्री के श्राप के कारण, कुलदेवी के श्राप के कारण, माता के श्राप के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है। मंगल अगर पंचम भाव से संबंधित पीड़ाकारक हो जन्म कुंडली में तो ग्राम देवता के श्राप के कारण, बजरंग बली के श्राप के कारण ये बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर बुध पंचम भाव से संबंधित होकर के पीड़ाकारक हो रहे हो तो बिल्ली को मारने के कारण, 12 वर्ष की छोटी कन्याओं के श्राप के कारण, माँ भगवती दुर्गा के श्राप के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव से संबंधित होकर के पीड़ा कारक हो तो ब्राह्मण का द्रोह करने के कारण, ब्राह्मण के श्राप के कारण, गुरु का अपमान करने के कारण, विष्णु भगवान के श्राप के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर शुक्र पंचम भाव से संबंधित होकर के अगर पीड़ा कारक हो जन्म कुंडली में तो गाय के श्राप के कारण, माँ लक्ष्मी के श्राप के कारण या फलदार वृक्ष को कटवाने के कारण, पुष्पदार वृक्षों को कटवाने के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। शनि अगर पंचम भाव से संबंधित होकर के पीड़ा कारक हो जन्म कुंडली में तो भैरव के श्राप के कारण, शनि के श्राप के कारण या पीपल के वृक्ष को कटवाने के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। और राहु अगर पीड़ा कारक हो पंचम भाव से संबंधित होकर के तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सर्प श्राप के कारण, नाग दोष के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसका जो निदान है कुंडली का गहराईता से अध्ययन करके उसका निदान करना चाहिए ताकि एक उज्जवल संतान की प्राप्ति हो सके। दूसरी बात, कई जातकों का यह प्रश्न होता है या कहीं दंपति का यह प्रश्न होता है कि इस बार हमें लड़का होगा या लड़की होगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र इस बात को प्रमाण के द्वारा तो नहीं कहता कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ये जरूर बताया जा सकता है गर्भ को देखकर या उस ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के कारण, जिसमें होता यह है कि अब इसमें कुंडली किसकी देखें, पति की या पत्नी की। तो अब दोनों की कुंडली में जिसकी कुंडली भारी हो, एक दूसरे की कुंडली पे ज़्यादा प्रभावशाली हो, तो उसकी कुंडली का अध्ययन इस बारे में करना ज़रूरी है। अब जिसमें यह होता है कि पुरुष ग्रह की महादशा चल रही हो या पुरुष ग्रह की महादशा में पुरुष ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, पंचमेश पुरुष ग्रह और बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। या फिर यूँ कह दीजिए कि स्त्री ग्रह की महादशा चल रही हो और स्त्री ग्रह की ही अंतर्दशा चल रही हो और पंचमेश से भी स्त्री ग्रह हो और बृहस्पति की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं हो तो निश्चित ही पुत्री की प्राप्ति होगी। अब बार बार पंचम भाव या पंचमेश का जिक्र आता है तो ये प्रथम संतान के लिए है,
जब प्रथम संतान का जब विचार किया जाता है तो वो पंचम भाव और पंचमेश से किया जाता है। दूसरी संतान के लिए जब विचार किया जाता है तो वो सप्तम भाव और सप्तमेश से किया जाता है। तीसरी संतान के लिए जब विचार किया जाता है तो वो नवम भाव या नवमेश से किया जाता है। और चौथी संतान के लिए अगर विचार किया जाता है तो वो एकादश भाव और एकादश से विचार किया जाता है। ये क्रम से चलता है। तो इसमें होता क्या है कि कुंडली का गहराईता से अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और अध्ययन करके उस स्थिति तक पहुंचना ज़रूरी होता है कि वास्तव में दोष क्या है, श्राप क्या है और संतान उत्पत्ति में उत्पन्न बाधा क्यों हो रही है, और उस हिसाब से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की आपकी कुंडली के अंदर समस्या है तो आप मुझसे संपर्क अवश्य करें।